We are really grateful for your presence in this special lecture from our respected guest from the India, Dr. Noor Zahir. Dr. Zahir is a well-known feminist, author and journalist who writes in Hindi, Urdu and English, a member of the Communist Party of India. She is the president of the Delhi branch of the National Federation of Indian Women and the Indian People's Theatre Association, also New Delhi branch. She has long been an activist in the struggle for women's equality, workers' rights, and for a secular and socialist India. Dr. Zahir educated at Delhi University and the Tashkent Institute of Oriental Studies. Folks, in human history, the institution of state evolved a lot. And in present phase, democracy in different formats is considered better solution to govern the country. In this system, politicians are a class who run the show. In other words, they are on the driving seat. They have the influence and power no other group or profession does. Their power is not limited to only legislation, good governance and human development. They are also trendsetters in the society. Talking about Indian subcontinent, historically, invaders, armies and migration for the search of fertilized land made Indian subcontinent one of the most diversified regions in the world in terms of language, ethnicity, religion and culture. Our guest speaker's theme for her Canadian tour is present central ruling trends in India. This session will end with thanking remarks by Mr. Ahmed Khan of Progressive People's Committee. Now I would like to invite our learned guest speaker, Dr. Noor Zahir, to deliver her talk, India under Modi. शुक्रिया कैलगरी मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। इस टॉक का टाइटल है इंडिया अंडर मोदी। आई थिंक इट शुड बी मोदी ओवर इंडिया। हम लोग जब मोदी के 2 साल पर बात करते हैं और ये एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि इन 2 सालों में क्या हुआ, क्या अच्छा बुरा हुआ, क्या वादे किए थे उन्होंने और किन वादों के बिना पर वो आए। और आरएसएस, बजरंग दल, मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ बीजेपी की सरकार है। आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और भी बहुत फुटकर छोटे छोटे ग्रुप्स ने मिल करके ये सरकार बनाई है। आइडियोलॉजी आरएसएस की ही है। इन 2 सालों में क्या क्या हुआ, जब हम ये एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से हमको शुरुआत करनी चाहिए 2002 से। क्यों ख़ास है 2002, क्यों अलग है 2002? ये बात कही जा सकती है और मैं इस तरफ ज़रूर चाहूँगी कि लोगों की तवज्जो जाए कि हम 1984 भूले नहीं हैं, हम 1993 भूले नहीं हैं, 97 भूले नहीं हैं। उनमें भी राइट्स हुए, उनमें भी एक ख़ास माइनॉरिटी को टारगेट किया गया। 84 में सिखों को, 93 और 97 में मुसलमानों को, और फिर आता है 2002। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों पहले जो बड़े मेजर राइट्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें भी अगर 2000, 3000, 4000, 5000 लोग मारे गए, फिर 93 में मारे गए 84 के बाद, फिर 97 में भी आसपास उतने ही मारे गए, तो फिर क्यों स्पेशल है 2002? क्या हम लोग ये ना समझ लें कि भाई इंडियन कम्युनिटी एक ऐसी है जो 1, 2 साल, 3 साल के वक्फे के बाद अपने 3-4 हज़ार लोगों को मार देती है? शायद पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है कि 4-5 हज़ार लोग मार दिए जाएं, तो बहुत अच्छा है। Why is 2002 special? इन सारे राइट्स का जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें हालांकि 84 के बारे में कांग्रेस ने कभी खुल के माफ़ी नहीं मांगी, जो कि मांगनी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि 93 और 97 में भी उतने ही लोग मारे गए मिला करके जितने 2002 में मारे गए, फिर भी 2002 is special. There has not been a single word of regret from those who were then manning the state. एक लफ्ज़ रिग्रेट का नहीं, बल्कि उसकी जगह एक तरह की
ब्रेजन प्राइड कि हम लोगों ने मुल्लाओं को उनकी जगह पे रख दिया। इस तरह की ब्रेजन प्राइड हम लोगों ने 84 में भी देखी थी। 84 में मैं एक जूनियर रिपोर्टर थी, पेट्रियट नाम का एक अखबार निकलता है जो अरुणा आसिफ अली निकाला करती थी, उसमें मैं नौकरी कर रही थी रिपोर्टर की। और अरुणा जी ने मुझे ख़ास करके कहा था कि एक हिस्सा दिल्ली का जो है वो पूरा तुम्हें कवर करना है। मैंने खुद देखा था, खुद इंटरव्यूज़ किए थे, खुद उन दुकानों पे गई थी, परफेक्शन सिल्क हाउस जो बुरी तरह से जला दिया गया था। बहुत सारी तस्वीरें मेरे साथ के कैमरामैन ने खींची थी। माफ़ी मांगना तो दूर, इन लोगों ने कभी शायद रिग्रेट भी नहीं दिखाया, लेकिन एक चीज़ हुई, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा बना कांग्रेस पर कि 3-4 लोग जो अहम थे उनको पॉलिटिक्स से निकाल देना पड़ा। जगदीश टाइटलर इज नोवेयर टुडे, सज्जन कुमार इज नोवेयर टुडे। मैंने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखा सज्जन कुमार ग्रुप को इंटाइस कर रहे हैं कि यंग 17-18 बरस का सिख लड़का बेचारा भाग रहा है, उस मॉब को इंटाइस कर रहे हैं कि उसको घेरो, उसको पकड़ो, उसको मारो, एंड देन इट वाज डन। As long as I live, I can never forget this incident. But 2002 इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। उसके बरक्स इन्होंने फौरन जो होने वाला इलेक्शन था गुजरात का वो जीता, उसके बाद का इलेक्शन जीता, और फिर उसके बाद का जो नेशनल इलेक्शन हुआ उसमें जीत करके ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। इस दौरान कहीं भी किसी किस्म के कोई रिग्रेट नहीं आई, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी इन्होंने नहीं ली अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। और पूरा जो एक रवैया था वो ये कि ये तो होना ही चाहिए था, ये तो होना ठीक था, और इसके अलावा ये नहीं होता तो फिर क्या होता, ये तो करना है, हमें तो 47 का भी बदला लेना है, हमें तो पता नहीं कहाँ का औरंगजेब तक वापस जाना है, नहीं बाबर तक वापस जाना है, शायद कुतुबुद्दीन ऐबक तक वापस जाना है, या शायद जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई है वहाँ तक वापस जाना है, और वहाँ के सारे बदले आज निपटाने हैं हम लोगों को। ये जो रवैया है और इस रवैये की जीत जो है ये 2002 को स्पेशल करता है। हम लोगों ने 2002 के बाद एक बहुत बड़ा गुजरात का सर्वे किया था, और फिर 14 के इलेक्शन से पहले एक सर्वे किया CPI ने। दोनों सर्वेज में मैं शामिल थी, और ये सर्वे इसलिए किए गए कि ये जजमेंट लिया जा सके कि कौन लोग थे जो शरीक थे राइट्स में। और दूसरी बात जो मोदी बार बार कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट के लाएंगे, और डेवलपमेंट हमारा व्हीकल होगा जो हमें जिताएगा, वो कितना एक्चुअली गुजरात मॉडल में मौजूद है, और गुजरात मॉडल आया वाया वाकई एग्जिस्ट भी करता है, या वो एक इन्होंने सुर्ख ख्वाब दिखाया है आम इंसान को, मासेस को। उस सर्वे में हम लोगों ने जाना कि जो आदिवासी हैं वो गुजरात में बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिए गए हैं, जो दलित हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिए गए हैं। वो लोग अपने विलेजेस से अपने उससे निकल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको जब तक 10-12 का ग्रुप नहीं बनाते वो सब्जी तरकारी लेने भी नहीं जा सकते। इस तरह के माहौल में ये बात सोचना कि माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है या माइनॉरिटीज़ ऑप्रेस्ड हैं, खुद ये सवाल खड़ा करता है कि कौन है माइनॉरिटीज़, कहाँ से आई हैं ये माइनॉरिटीज़। क्या हम लोग सिर्फ एक मज़हब को, 2 मज़हबों को, 4 मज़हबों को माइनॉरिटी मान लेंगे? इन माइनॉरिटीज़ में आज की तारीख में आदिवासी भी शामिल है, इन माइनॉरिटीज़ में आज की तारीख में दलित भी शामिल है। तो दिखाई ये देता है कि एक तरह से माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो जिनको कहा जा रहा है कि वो मार्जिन पे हैं और उनको मार्जिन पे धकेला जा रहा है, मार्जिन इतना बड़ा हो गया है कि एक्चुअल मेजॉरिटी वो है, और जो रूल कर रहा है, जो अंजाम दे रहा है अपने ऑपरेशन को, वो एक माइनॉरिटी है। ये हमेशा का ही सच है, हमेशा ही ऐसे होता है कि जो तलवार उठाता है वो ऑलवेज इन अ माइनॉरिटी होता है। 2014 के बाद कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई जिनकी जानकारी ज़ाहिर है आपको भी होगी। मैं थोड़ी सी उसकी असलियत बयान करना चाहूँगी और क्यों वो जुड़ता है जा करके इन 2 सालों से, और उसकी बेसिस पे कैसे हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे
वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी और जिस पे मैं बहुत चाहूँगी कि सवाल आए। पहली बात जो है वो है कि मुन्नार में जो टी लीफ पिकर्स हैं वो सारी औरतें हैं और उन लोगों ने एक हड़ताल की। सबसे पहले ये बात होती है कि भाई उन लोगों ने हड़ताल क्यों की। पता चलता है कि 125 रुपए उनको दिए जा रहे थे रोज के, जो कि 350 जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसका कितना है वो आप लोग कैलकुलेट कर ले, मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है। बहरहाल 125 रुपए उनको दिए जा रहे थे, उसमें उनको 25 किलो लीफ तोड़ना होता था। ये 10 घंटे के दिन में उन्हें करना होता था और वो किसी तरह से उसको कोशिश करती थी कि 6 या 7 घंटे में पूरा हो जाए, क्योंकि फिर हर घंटे के और हर किलो के हिसाब से उनको 15 रुपए और मिलते थे। इन 3 घंटों को भी मिला लें जो उनकी शिफ्ट के हैं, ये 15 रुपए जो 3 घंटे के उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये भी मिला लें, तो भी आप 150 में जोड़ें तो 200 से ज़्यादा नहीं होता, जो कि मिनिमम वेज से कहीं कम है, आधे के करीब है। उन लोगों ने कई बार ट्रेड यूनियन से डिमांड किया कि हम लोगों की जो मुश्किल है वो आप मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए और हम लोगों को न्याय दिलवाइए। मैनेजमेंट ने, ट्रेड यूनियंस के मैनेजमेंट ने, विच वाज ऑल मेल, ये मुद्दे उठाने से इनकार कर दिया। और फाइनली ये हुआ कि जब ये लोग औरतें जो कि बराबर की स्टेट, ये केरल में हो रहा है, बराबर की स्टेट तमिलनाडु से माइग्रेंट वर्कर्स थी, जबान भी नहीं जानती थी इस स्टेट की मलयालम, वो तमिल बोलने वाली थी। यहाँ पर माइग्रेंट्स भी थी, उनके पास प्रॉपर घर भी नहीं था, किसी तरह की और सिक्योरिटी भी नहीं थी, उनके सामने कोई और रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके कि वो हड़ताल करें। जब मेल ट्रेड यूनियन लीडर्स ने इंटरफियर करने की कोशिश की और कहा अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, थोड़ा तो रुको, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अब तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, अब हम सीधे ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कैसे बात करोगे, तुम तो ज़बान भी नहीं जानती उनकी। तो उन लोगों ने कहा जैसे भी हो, हम इशारों में बात करेंगे लेकिन हम अपनी बात उन तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं। और उन लोगों ने बहुत एक बड़ा रीज़न दिया कि जो पैसा बढ़ जाता है ट्रेड यूनियन के मर्द जो हैं वो हमेशा शराब में या दूसरी चीज़ों में उड़ा देते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है वो हमारे बच्चों पे और हमारे ऊपर खर्च होता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उस पैसे का जो मोल भाव हो वो भी मर्द लोग करें। मर्दों ने कोशिश की कि बातचीत हो सके, मैनेजमेंट को उन्होंने पहले आने नहीं दिया औरतों के पास तक। फाइनली औरतों ने ये डिसीजन लिया, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि ज़्यादातर उन औरतों के पास 2 जोड़ी चप्पल थी, जूता चप्पल। एक जो अच्छी, जो वो शादी या ऐसी पूजा वूजा के लिए पहन के जाती थी, दूसरी जो वो काम के लिए, जो सख्त मतलब टायर का सोल उसमें लंबा चल सके। उन लोगों ने फैसला किया कि एक जो अच्छी वाली चप्पल है वो लेकर के जाएंगी मीटिंग में, और उन लोगों ने कहा कि ये चप्पल तुम्हारे सर पे मारेंगे अगर फिर तुम लोग आए तो। खैर ऐसा करने नहीं दिया गया उनको, और सीनियर लीडर्स ने पर्सुएट किया कि वायलेंस का ये रास्ता लेना जो है वो पूरी स्ट्राइक को डिफीट कर देगा, और उन लोगों ने ये नहीं लिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा लेसन हमारे सामने आता है, और वो ये नहीं कि औरतें मार सकती हैं, जो कि कैपिटलिस्ट फौरन कहने लगते हैं कि औरतों को अगर हक मिल जाए तो फिर उसके बाद वो उतावली हो जाती हैं, वायलेंस पे उतर आती हैं। नहीं, उससे ये साबित होता है कि वो काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी। काम में आने वाली चप्पल जो है, जूता जो है, उसको वो बचा के रखना चाह रही थी। उसको अगर फेंक के मारना पड़े ट्रेड यूनियन लीडर पर तो वो उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। विच इक्वेट्स women workers and men workers in the demand that work is important to us. Work empowers us. We need equal wages. एक तो हादसा ये हुआ। दूसरा हादसा हुआ, वो ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, शायद आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, जो प्रोविडेंट फंड सेंटर ने, ये स्टेट लेवल में हो रहा है, सेंटर ने ये दिया कि प्रोविडेंट फंड जो है वो एक हिंदुस्तान में ये है कि एक सर्टेन अमाउंट तनख्वाह से कट जाता है और एम्प्लॉयर उतना ही अमाउंट बैंक अकाउंट में रखवाता है। वो पैसा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो 5 साल के बाद, कोई भी वर्कर वो 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, और फिर वो वापस चलता रहता है। जो विमेन वर्कर्स और ज़्यादातर कपल्स आते थे गारमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए, उन लोगों का तरीका ये होता था कि वो 5 साल के बाद कुछ उसमें से विड्रॉ कर लिया, गांव की ज़मीन छुड़वा ली मनी लेंडर से,
बेटी की शादी कर दी, एक कमरा ऐड कर दिया, कुछ भी ऐसे छोटा मोटा सा वो काम करते रहते थे हर 5-5 साल पे ये लेने के लिए। सेंटर ने ये ऑर्डर किया कि आपका प्रोविडेंट फंड तनख्वाह तो करती रहेगी और हम लोग भी उसमें डालते रहेंगे, एम्प्लॉयर भी डालता रहेगा उसमें बराबर का, लेकिन आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आप 58 साल के नहीं हो जाते। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि औरतें इतना ट्रस्ट करें कि 58 साल की उम्र तक वो जो पैसा दे रही हैं वो पूरा होकर के उनको मिलेगा ही। वो एम्प्लॉयर अपने आप को ये जो मलैया भाग गए उनकी तरह भाग नहीं जाएगा और कुछ और ऐसी हरकत नहीं करेगा कि अपने आप को बैंकरप्ट साबित कर दे और फिर वो सारा पैसा जब्त कर जाए। एक तो वो उन्हें ट्रस्ट करना है, दूसरे ये कि वो जो जिस वजह से वो गाँव छोड़ करके शहर में आई हैं बेंगलोर में, उसको कैसे वो उसमें से जो छोटा छोटा पैसा लेकर के अपनी गांव की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही थी, वो कैसे मुमकिन हो। वो अपने आप में औरतों ने कहा कि ये बहुत दिस इज अनएक्सेप्टेबल और इस पर ट्रेड यूनियन में बातचीत होनी चाहिए। यही रूल मर्दों पे भी अप्लाई हो रहा था ऑन मेल एम्प्लॉयज, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। औरतें जो थी 15,000 की तादाद में, they came out on the roads of Bangalore, and Bangalore, which is being promoted as a great cyber city all over the world, was brought to a standstill. This strike continued for 4 days. They had a sit-in, they refused to move out, and on the 4th day, everyone from the neighboring flats, these big buildings who were sort of getting supported with their sons and daughters working in these big MNCs, they came out with little toasts, biscuits, cups of tea for these women, that you've been sitting here for 3 days, now is the 4th day, please have something. This was a major victory, and when the government saw this, it has rolled back the Provident Fund scheme and said that it's going to rethink it. मेरे ख्याल से ये एक तरह से जो मोदी सरकार ने एटीट्यूड लिया था कि हम एंटी वुमेन, ऑल कैपिटलिस्ट आर एंटी वुमेन, बट मोदी सरकार स्पेशली बिकॉज ही वॉज राइडिंग ऑन अ चैरियट ऑफ रिलीजन, उन्होंने ख़ास करके इस चीज़ का ये किया था कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा बाहर ना निकलें, उनके ऊपर किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं। और इसकी शुरुआत हमको पिछले साल 14 फरवरी 2015 से देखने को मिलती है, जब आरएसएस ने ये अनाउंसमेंट किया कि वैलेंटाइन डे पे अगर कोई भी हाथ पकड़े हुए लड़का लड़की जाता हुआ मिला तो हम उसकी पकड़ के शादी कर देंगे। इसके इमीडिएट रिएक्शन में दिल्ली में एक मूवमेंट हुआ। मुझे पता नहीं how it will be accepted here, but in India it gained a lot of popularity. उसका स्लोगन था, संगी गुंडे होशियार तेरे दफ्तर के सामने करेंगे प्यार। These young boys and girls, they decided that they are going to come to the headquarters of Delhi, Jhandewalan, RSS headquarters, and they are going to embrace each other and kiss each other. अब ये तैयारी चल रही है, उससे पहले ही 50 साल 60 साल के कपल्स के फोटोग्राफ्स आने लगे ऑन फेसबुक, किसिंग ईच अदर, सेइंग पंखुड़ी, दैट इज माय डॉटर हु इज रनिंग दिस शो, दिस इज फॉर यू, वी कैन नॉट कम हियर बिकॉज यू इनवाइटेड ओनली यंग कपल्स बट वी स्टैंड विथ यू। उसमें मार भी पड़ी लड़के लड़कियों को, भागे भी ये लोग 2 बार, पुलिस ने पूरी तरह से आरएसएस का साथ भी दिया, नाकाबंदी कर दी, तो दफ्तर के सामने ये लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन उससे कुछ दूर इन लोगों ने लंबी एक रैली की, एंड देयर वर अबाउट 2500 young boys and girls who participated in this. From this grew another movement which was Pinjra Tod. Pinjra Tod was a mixture of this movement and the Nirbhaya Kand, if you must have heard about it, जो लड़की को रेप करके मार दिया था और जिस पे फिर एक सोशल पूरा बाइकॉट सरकार का और वो मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया गेट के ऊपर और जंतर मंतर के ऊपर, जिस पर स्ट्रेंजली सरकार ने बजाय इसके कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका साथ देती और ये कहती कि हाँ हम जांच कर रहे हैं, सच ए सिंपल थिंग, उन लोगों ने वाटर कैनन्स उन लोगों के ऊपर छोड़े। दिसंबर का महीना था, सारे बच्चे हर बार भीग जाते थे, हम लोग खड़े रहते थे गर्म चाय वाय लेकर के निमोनिया ना हो जाए क्योंकि कल फिर प्रोटेस्ट करना है। इन 2 चीज़ों से ये मूवमेंट निकला पिंजरा तोड़। हिंदुस्तान में ये रीत है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल्स हैं
उसमें लड़कों के लिए अलग टाइमिंग्स हैं, लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग्स हैं। लड़कियों को 6 या 7 के बीच में, ज़्यादातर 6:30 होता है, हॉस्टल में आ जाना है। लड़के जो हैं वो 11 बजे तक रहते हैं। पिंजरा तोड़ बॉस। अच्छा, इन्हीं की नकल में, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ये कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेट जो हॉस्टल्स खुलते हैं वो उनको भी हक हो जाता है कि वो भी इसी तरह के रूल्स बना दें। पिंजरा तोड़ वॉज अ मूवमेंट टू हैव इक्वल राइट्स। उसमें नौजवान लड़कों ने इतना साथ दिया लड़कियों का कि जब लड़कियां धरना देके बाहर बैठ गई कि 6:30 बजे तो हम अंदर नहीं जाएंगे अपने हॉस्टल्स में, लड़के भी अपने कमरों से गद्दे तकिए चादर लेकर के आ गए और लॉन में सब लोग बैठ करके गाने गाते रहे, ड्रम्स बजाते रहे। फौरन नतीजा नहीं निकला। 8 महीने के स्ट्रगल के बाद ये हुआ कि पिछले हफ्ते दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने एक नोटिस भेजा है आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑल दीज हॉस्टल्स कि क्यों आप लोगों ने अलग टाइमिंग्स रखी हुई हैं लड़के और लड़की। उसका नारा था, मुझे नारे बहुत पसंद है लगाना इसलिए बंद कमरों में लगाए नहीं जा सकते, तो उसका नारा था, सड़कें भी हमारी हैं, रातें भी हमारी हैं। तो वो रात में the slogan was, the belief was, if there are 200 women on the road, they are safe. If there's a single woman, she's unsafe, she's insecure. So, and since the insecurity, they did a street play about this, since the insecurity comes from the men, then men should stay inside. So this was a major victory for women. I'm particularly talking about women. I don't think that I'm going out of track. I will come back and join that. Now, second is that how and why have workers been protesting? This government has particularly taken a stand against the workers. और मेरा पानी यहाँ रखा हुआ था। The workers have, as all of you know, India and the complete SAARC, South Asia, has opened itself to MNCs. And it's being pointed out that this is huge money, and anybody protesting against it is anti-India and does not want development. So this huge money should be allowed to come, and there should be no protest from the workers. We have been demanding now for almost 6 years, from the time of Manmohan Singh, that आप अपने वर्कर्स का कुछ तो प्रोटेक्शन कीजिए। आप सार्क जो हर दूसरे तीसरे साल ये लोग जो फॉरेन मिनिस्टर्स और हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे 3-4 अच्छे दिन गुजार करके आते हैं। मैंने सुना है बहुत अच्छी शराब वराब भी सर्व होती होगी ज़रूर। हमें तो कभी बुलाया नहीं, तो हमें मालूम नहीं। और वहाँ पर ये लोग इतनी सी बात नहीं कर पाते कि भाई पाकिस्तान में जो आप वेज दे रहे हैं, मिनिमम वेज दे रहे हैं, वही आपको हिंदुस्तान में देनी पड़ेगी, वही नेपाल में देनी पड़ेगी, वही बांग्लादेश में देनी पड़ेगी, वही श्रीलंका में देनी पड़ेगी, एंड ऑल द रेस्ट। क्यों नहीं ये फैसला हो सकता कि ये एमएनसीज जो हैं ये एक तरह से लेबर शॉपिंग पर ना निकल सके? ये क्यों इनको इजाज़त है कि ज़मीन और बिजली अगर हिंदुस्तान में सस्ती मिल रही है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लगा लें, जिनके लिए मैनुअल लेबर की ज़रूरत है, वो मैनुअल लेबर अगर बांग्लादेश में सस्ता है तो उसके लिए बांग्लादेश में लगा लें, एंड इस तरह से करके वो जैसे भी मुमकिन हो सके कम से कम वर्कर को दें। इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि मारुति में आज 3 साल से स्ट्राइक चल रही है। मारुति का जो फरीदाबाद का यूनिट है उसमें 3000 वर्कर्स थे जो अपनी यूनियन फॉर्म करना चाह रहे थे। दिस वाज नॉट अ स्ट्राइक। ये गलत बयानी की जा रही है कि ये पहले से स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। वो सिर्फ परमिशन चाह रहे थे कि वो जो मारुति की तरफ से बताई हुई ट्रेड यूनियन है उसमें वो शामिल नहीं होना चाहते, वो एक अपनी ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं जो हक कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। उन लोगों को बाहर रख के गेट बंद कर दिया गया और कहा कि दिस इज अ लॉकआउट। फॉर 3 years they've been fighting. More than 300 have been arrested. Just a few weeks back 220 of them have been released. 80 के करीब अभी भी जेल में है। जो एंटी वुमन स्टैंड है उस पर मोदी कुछ नहीं बोलते। जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है या गलत बयानी हो रही है या हेट स्पीचेस की जा रही है उस पर वो कुछ नहीं बोलते।
जो औरतों के खिलाफ दुर्गा वाहिनी बाकायदा लगी हुई है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ना लड़की को नौकरी करने की ज़रूरत है, ना लड़की को ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, ना लड़की को कोई सवाल जवाब की ज़रूरत है, उसके खिलाफ मोदी कुछ नहीं कहते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको खुद कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों ने लेटर्स लिखे हैं उनको, उन लेटर्स का भी जवाब नहीं आया। अगर वो खुद से, उनको शायद मुझे तो लगता है कि उनको ख्याल आना चाहिए कि इतने सारे लोग जो है वो ऑप्रेस्ड हैं, लेकिन नहीं ख्याल आया और नहीं ख्याल आएगा, इसीलिए ये ख़त उनको लिखे गए। इन ख़तों का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी जो मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी, इट इज़ द स्टूडेंट मूवमेंट एंड कन्हैया कुमार। 9 फरवरी को डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इस पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिबेट रखा गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बता दूं, बहुत सारे डिबेट्स यहाँ पर होते रहते हैं और उसमें ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं अक्सर जिन पर बाहर या तो चर्चा नहीं हो रही होती या कम हुई होती है, और स्टूडेंट यूनियन जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इस ताक में रहता है कि वो वही मुद्दे उठाए जिनसे स्टूडेंट्स की दिलचस्पी हो और जिस पे एक गर्मा गर्म बहस हो सके, क्योंकि उस पर बाहर कोई बहस नहीं हुई है या कम हुई है। ये मीटिंग्स जो हैं ये 9 बजे के बाद रात में होती हैं और इससे ये उम्मीद होती है कि खाना वाना खा करके स्टूडेंट्स आएंगे और फिर जम के सुबह तक बहस होगी। ये बहस डेथ सेंटेंस के खिलाफ थी। जाहिर है जब डेथ सेंटेंस की बात हो रही है तो जो डेथ सेंटेंस मोस्ट रिसेंटली अमल में लाई गई उस पर बात होना लाजमी है और उसी से अफजल गुरु पे बात आई। अब ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मिसक्रिएंट्स आ गए थे अंदर जेएनयू में। जेएनयू में बहुत खुला माहौल है, लोग बाहर के आते ही रहते हैं और अपनी राय देते ही रहते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने एंटी इंडिया नारे लगाए हों। कन्हैया वहां पर मौजूद नहीं था। कन्हैया वहां से 1 मील दूर एक गंगा ढाबा है, वहां पर खड़ा हुआ चाय पी रहा था। जब यहाँ पर इस तरह के नारे लगने लगे तो कुछ लोग दौड़ करके गए उसको कि भैया तुम प्रेसिडेंट हो, तुम आओ वहां देखो क्या हो रहा है। वो इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और कुछ लोग जो लोग नारे लगा रहे हैं उनको कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंड यू एज प्रेसिडेंट शुड टेक चार्ज। कन्हैया वहां दौड़ करके आया, उसने सब लोगों को चुप कराया। जो बाहर से आए हुए थे वो लोग भी ये देख करके कि स्टूडेंट्स आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, वो लोग भी वहां से चले गए। चीज़ें शांत हो गई। अगले दिन एक और छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें कन्हैया ने बोला कि हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे, हम लोगों को ये बात नहीं करने की ख्वाहिश थी, ये बात अगर आई है तो इस पर सुलझे ढंग से डेथ सेंटेंस पर डिबेट होनी चाहिए, उसमें कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बात हम लोग ना करें तो अच्छा है, वगैरह वगैरह। 11 को कन्हैया इज अरेस्टेड और उस पर चार्ज ये लगता है कि उसने मीटिंग बुलाई, बिल्कुल गलत। उसने मीटिंग में स्पीच दी, वो भी गलत। जो स्पीच की रिकॉर्डिंग दी जाती है जी टीवी को वो भी डॉक्टर्ड है और उसमें से वो चीज़ें निकाल दी गई जो उसने कहा था कि मेरी माँ एक ऑर्डिनरी आंगनबाड़ी वर्कर है, उसको 3000 रुपये ये मिलते हैं, मैं उसका बेटा हूँ, मेरी माँ उस भारत माता में शामिल क्यों नहीं की जाती, क्यों भारत माता का नारा आप लोग ही लगाएंगे जय का। तो खैर वो सारी चीज़ें निकाल दी गई। उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उसको 14 तारीख को उसकी बेल की ये थी हियरिंग। हम लोग सब जो मेन गेट है कोर्ट का उस पर खड़े हुए थे, इसलिए नहीं कि हम लोग कन्हैया के लिए कुछ कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि कन्हैया हम लोगों को देख ले और अकेला ना महसूस करे, ये ना महसूस करे कि उसको बेकार के लिए टारगेट किया गया है। पुलिस took the van that was coming from Tihar jail from another gate. These lawyers who beat him up later on knew that this van is going to come from another gate. और वहां पर वो लोग मौजूद थे। हम लोगों को जब तक खबर पहुंची और हम लोग उस तरफ दौड़े तब तक में कन्हैया को 3 लॉयर्स ने मिलकर के इतनी बुरी तरह से पीटा जेल, और पुलिस ने उसको ना डिफेंड किया ना कुछ किया, ना उन लोगों को रोका। What they did was bundle him back into the van and take him away, और वो कोई हियरिंग वियरिंग कुछ नहीं हुई। उस रात को कन्हैया वॉमिटेड ब्लड। किस तरह से उसको मारा गया होगा ये हम लोग अंदाजा कर सकते हैं। खैर उसको जेल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जवान लड़का है, कम खा के बड़ा हुआ है, जेल में ना रहा हो ठीक, लेकिन आदत तो है ही।
इस तरह की मार खाने की जिंदगी भर। बच गया, ठीक हो गया। और तब ये बात फिर से उठनी शुरू हुई। 18 को हम लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें 16,000 लोग शरीक हुए और उन लोगों ने सबने ये डिमांड किया कि कन्हैया को फौरन छोड़ा जाए, बेल एप्लीकेशन उसकी ये की जाए, क्योंकि वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। वहाँ पर जो सही रिकॉर्डिंग है वो दिखाई गई और सीपीआई, सीपीएम, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टीज के सब लीडर्स ने आकर के वहाँ पे तकरीर की, स्टूडेंट लीडर्स ने तकरीर की, अरुंधति रॉय आई कि ये क्या बात है, मुल्क में क्या हो रहा है, इस तरह का बहुत सारी बातें हुई। और उसमें कुछ एक प्लेकार्ड्स लेकर के लोग अपने आप बना के गए, स्लोगन्स विच आई लाइक सो मच। एक छोटी सी 12-13 बरस की बच्ची के हाथ में एक प्लेकार्ड था, हैंड्स ऑफ JNU, आई एम प्लानिंग टू स्टडी देयर। ये इतनी प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ही छोटी सी मासूम सा चेहरा, और वो बड़ा सा वो लिए हुए, अपने आप से बड़ा उठाए हुए, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने उसकी तस्वीर खींच के फेसबुक पे डाल दी। यू वुडंट बिलीव इट, 1 घंटे के अंदर इस तरह के कमेंट्स आए, रेप कर देंगे साली को, देखे है क्या ये, और इस तरह की गंदी गंदी बातें। और अच्छा, मैं अनफ्रेंड करती जा रही हूँ लोगों को, लेकिन लोग हैं कि तब गिरे पड़ रहे हैं उसको रेप करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन स्क्वायर JNU का जो है, उसको स्टूडेंट्स ने जब से कन्हैया गिरफ्तार हुआ फ्रीडम स्क्वायर घोषित किया, और वहाँ पर हर शाम को जमा होते थे, गाने गाते थे, कोई एक बड़े स्कॉलर को इनवाइट करते थे और उनसे सुनते थे कि व्हाट इज नेशनलिज्म। इन लोगों को इन द मीन टाइम सबको एंटी नेशनल मार दो, टांग दो, क्या जरूरत है। इनकी अनुपम खेर गोइंग क्रेजी ऑन टेलीविजन, shouting that if he has a gun he would go and shoot कन्हैया। एक साहब है जो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं बड़ा सा क्वार्टर पेज का अखबार में कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा उस आदमी को जो जाकर के कन्हैया को मार दे। उनको नहीं पकड़ा जाता, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अनुपम खेर की हेट स्पीचेस के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अनुपम खेर और दूसरे इस तरह के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर नाखुश हैं, अगर ये लोग एंटी नेशनल हैं, अगर ये लोग भारत माता की जय नहीं कहते, तो इन लोगों को पाकिस्तान भेज दो। जिसमें मेरी एक बहुत अजीज दोस्त के मियाँ ने कहा कि नूर चलो हम लोग 4-5 लोग मिलकर के ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं। इतने लोगों को जब पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो जरूरत तो पड़ेगी ना टिकट विकट की, और कैसे जाएंगे, टैक्सियाँ चाहिए होंगी, प्लेन चाहिए होगा, तो लेट अस मैनेज दैट। इस तरह की चीजें ये लोग कर रहे हैं। कन्हैया को छोड़ दिया जाता है और ये डिमांड शुरू होती है कि उमर खालिद और अनिरबान, 2 लड़कों ने जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। ये लोग अंडरग्राउंड हैं, छुपे हुए हैं। पार्टी के ही लोग जाकर के उनको परसुएट करते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, प्लीज फिक्र मत कीजिए। अनिरबान और उमर जिस वक्त अपने आप को सरेंडर करते हैं, अनिरबान इज सो ट्रॉमेटाइज्ड दैट ही कैन नॉट स्पीक। हिज PhD गाइड तनिका सरकार, डॉक्टर तनिका सरकार, came specially for him from Hyderabad, Deccan. She was there giving some special lectures. She rushed from there. She embraced him. She said, जाओ, ये मत समझो कि तुम अकेले हो, हम लोग सब हैं यहाँ पे। मैं जानती हूँ कि इमोशनल सीन्स हम लोग हिंदुस्तानी बहुत अच्छे क्रिएट कर लेते हैं, बट दैट वाज समथिंग अगेन दैट आई वुड नेवर फॉरगेट। ये सारे ये स्टूडेंट्स किस तरह से रो रहे थे, किस तरह से तड़प रहे थे, हाउ अफ्रेड उमर एंड अनिरबान वर, बिकॉज कन्हैया हैड बीन बैडली बीटन राइट इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग किसको कहेंगे कि माइनॉरिटी है? किसको मानेंगे हम कि वो अंडर अटैक है? नतीजा ये है, एवरी स्कॉलर हु टॉक्स अबाउट नेशनलिज्म, गिव्स हिज डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, सेज इवन रविंद्रनाथ ठाकुर इज अंडर अटैक कि आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रो नहीं हैं, आप डेमोक्रेसी के प्रो नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बर्बाद हो जाए, इसलिए आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप मोदी के खिलाफ एक बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है मोदी और नेशनलिज्म और भारत सिनोनिम हो गए। ये सिनोनिम होना जो है ये हमने नहीं किया है, ये उन्हीं ताकतों ने किया है जो मोदी को लाए हैं एक पर्टिकुलर एजेंडा के अंदर।
हम लोग उनका मैनिफेस्टो देख करके, हम लोग मतलब जो मासेस हैं, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देख करके इस इत्मीनान में आ गए थे कि बात डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट होगा। हम लोग ये भूल गए कि इनका एजेंडा तो हमेशा ही हिंदुत्व का होता है, इनका तो एजेंडा हमेशा ही डिवाइड करने का होता है। और डिविजन्स ये किस तरह के पैदा कर रहे हैं कि जो पहले से डिविजन्स एक्सेप्टेड थे उनके आगे जा रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी सेपरेट, स्कॉलर्स सेपरेट, एमफिल पीएचडी का जो स्टाइपेंड आ रहा है, फेलोशिप आ रही है, बंद करो, स्कॉलर्स अलग, औरतें अलग, मुसलमान सिख ये तो थे ही पहले से अलग, बुद्धिस्ट जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी पहले से थी वो तो थे ही। बचा कौन? और बचा कौन है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानेगा, जो भारत को भारत कहेगा? क्या हम लोग सिर्फ उन बड़े बिजनेसमैन को ही ये कहने की इजाज़त देंगे कि हिंदुस्तान भारत जो वो है जिसमें लोग जय भारत माता कहते हैं? क्या हम लोग इस तरह के झांसे में आ जाएंगे कि सुपरफिशियल चीज़ें कुछ एक कह देना, कुछ गा लेना, वंदे मातरम गा लेना, वही भारतीयता है? क्या हम लोग इस चीज़ पर उंगली नहीं उठाएंगे कि इतने सारे राइटर्स जिनकी आज तक इतनी इज्जत थी, उन लोगों ने घबरा करके अपने अवार्ड्स वापस किए हैं, वो क्यों जय भारत माता की नहीं कहना चाहते? क्या हम लोग इस चीज़ पे परेशान नहीं होंगे कि बीफ खाने के शक पर एक आदमी के अंदर के घर के अंदर घुस करके उसका मुंह एड़ी से कुचल के उसको मारा गया इस शक पर कि उसने बीफ खाया था, और जब एग्जामिनेशन हुआ पता चला कि नहीं वो बीफ नहीं है। लेकिन अगर वो बीफ होता तो क्या मारना जायज़ होता? उस घर में 16 साल की अखलाक की बेटी वहाँ पे थी। मिनिस्टर साहब जो कल्चर के हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, वो कहते हैं कि कितना अच्छा वो ग्रुप था जिसने अखलाक का खून किया। उन्होंने 16 साल की उस लड़की को तो रेप नहीं किया। यानी रेप ना करना is not what you should be doing. It is a favor that you do to the women. That is why women have to unite, student community has to unite, and more than that, the minorities have to unite. हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि संघ परिवार की कब्र हम लोग सभी मिलकर खोलेंगे। उस खुली हुई कब्र में कौन कौन दफन होगा 3 साल बाद तय करेंगे। ये रास्ता जो है ये मार्क्सिज्म के थ्रू होकर के क्यों जाता है? बार बार मुझसे ये बात पूछी जाती है कि मार्क्सिज्म का तो जवाल हो गया, गिर गया पूरी दुनिया में, फिर आप आज भी मार्क्सिस्ट क्यों हैं? इतने लोग मार्क्सिस्ट क्यों हैं? क्यों मार्क्सिज्म की दुहाई दी जा रही है? इसके 2 कारण हैं, 2 reasons. Marxism is the first philosophy that defines change through the people. उससे पहले चेंज नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो बतौर एवोल्यूशन के हो रहा है। ट्राइबल से मोनार्की आई, मोनार्की से फ्यूडल सिस्टम आया, फ्यूडल सिस्टम से एक अजीब तरह की डेमोक्रेसी आई, उस डेमोक्रेसी के साथ साथ ही कैपिटलिज्म भी बढ़ा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन द नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं, जिसमें जो आदमी ऑप्रेस्ड है, जो आदमी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, जो आदमी इन चीज़ों को बिल्डअप कर रहा है, उसका कहीं रोल नहीं है। मार्क्सिज्म पहली बार उस रोल को डिफाइन करता है, और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस रोल को समझकर it will be the masses that will bring about the change. It will be the women who will identify with the workers, with the masses who will bring about the change. It will be the students who will not just change but also define the role to change. मैं समझती हूँ आज के दौर में जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स ने लोहा उठाया है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हुए हैं। आप लोगों के पास खबर होगी ज़रूर कि 16 दिन की हंगर स्ट्राइक बच्चों ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने की है, और उसका कारण ये था, उसकी वजह ये थी कि ये सारा केस जो है ये सब जुडिस है, उसके बावजूद वाइस चांसलर ने 19 बच्चों को रस्टिकेट कर दिया, 9 पर 10,000 और 20,000 रुपए का फाइन कर दिया।
कन्हैया रिकॉर्ड पे है ये कहते हुए कि 3,000 रुपये मेरी माँ को मिलते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, वो 20,000 रुपये का फाइन दे पड़ेगा। उन्हें मालूम है कि इस तरह की चीज़ जेएनयू में, मैं खुद अपने बारे में बताती हूँ, मैंने 2 बार जेएनयू का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यह खुशी थी कि जो सिलेक्ट हुआ होगा मुझसे ज़्यादा काबिल हुआ। मुझे ये मालूम था कि वो जो पीएचडी प्रोड्यूस करेगा मुझसे बेहतर पीएचडी होगी, और मुझे मालूम था कि वो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा, उसको वो स्टाइपेंड की ज़रूरत होगी, जो 5,000 रुपये उसको मिलेंगे। आज इस चीज़ को उलट देना चाह रहा है मोदी। वो चाहता है कि जो दलित हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, वो पढ़े ना, वो आगे ना आए, वो उन जॉब्स के काबिल ना बने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिजर्वेशन के तहत गारंटी कर रहा है। अगर ऐसी सूरत ही नहीं आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे दलित? क्लर्क्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, बड़े ओहदों तक वो कभी ना पहुंच पाए। इसके लिए 2 बहुत बाकायदा नीतियां हैं। एक ये कि स्कॉलरशिप, फेलोशिप, स्टाइपेंड्स बंद करो, उनको यहाँ तक यूनिवर्सिटीज तक आने ही ना दो, और दूसरा ये कि आदिवासी इलाकों में, दूर क्षेत्र में जहाँ पर स्कूल्स खुल रहे हैं, उन स्कूल्स को सीआरपीएफ के अड्डे बना दो। वो स्कूल्स आज मौजूद ही नहीं है। अरुंधति रॉय की पूरी रिपोर्ट है, मैंने पूरा दौरा तो नहीं किया उस एरिया का, थोड़ा सा हिस्सा मैंने कवर किया है। यकीनन सच बोल रही हैं वो। हर स्कूल में, हर प्राइमरी स्कूल में सीआरपीएफ के का ये है सेंटर है। हर स्कूल जो है वो एक तरह की चौकी बना हुआ है, और वहाँ पर बच्चे तो आते ही नहीं हैं पढ़ने के। ना आदिवासी पढ़ेंगे, ना कल वो इस काबिल होंगे कि नौकरियां करें, ना वो नौकरियां करेंगे, ना उनके पास इतना पैसा होगा कि उनकी ज़बान खुले, ना वो ज़बान खोलेंगे, ना तब्दीली होगी। खुद अपने आप तब्दीली ला सकें, इसके काबिल ही ना होने दें आप लोगों को। अभी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, मैं खुद अपने आप में डेमोक्रेसी की हिमायत करती हूँ। मैं खुद ये चाहती हूँ कि लोग खुद अपने आप फैसला करें। वर्कर्स हैव टू लीड द रेवोल्यूशन, आफ्टर ऑल इट इज़ देयर वॉर, they have to win it, they have to form their own unions, they have to put in their fight, they have to define the roads. So then, what are we to do? The senior comrades. Students are showing us the way, women are showing us the way, Dalits and Adivasis are showing us the way. What are we? Retired red flag holders. No. I think that students have to concentrate on their work in the universities. They have to और बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब रोज पर्चा लिखते हैं, रोज स्लोगन्स, रोज नए गाने आ रहे हैं। फ्रीडम स्क्वायर पे जा करके इंसान पहुंचे तो जिसे कहते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है। जिस तरह का माहौल है वहाँ पर, उन लोगों को वो काम करना चाहिए, हम लोगों को वो करना चाहिए तो बाहरी दुनिया के साथ हम लोग उनके लिए ब्रिज बन सकें, हम लोग उनकी बाहर बात कर सकें, हम लोग उनकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा सकें। ये कोशिश कर सकें कि जो कोशिश वो एक छोटे पैमाने पर अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कॉलेज में कर रहे हैं, वो कोशिश पूरे हिंदुस्तान में नज़र आ सके। I'll stop here and hope for questions. Or should I go on? Should I go on for some more time? Okay. एक बात मैं ज़रूर करना चाहती थी, कश्मीर के मुद्दे पर बार बार मुझसे पूछा जाता है, इसलिए कि सवाल ज़रूर आएगा और आए, हो सकता है किसी और फॉर्मेट में आए। कश्मीर पर बात ज़रूर होनी चाहिए। कश्मीर पर पार्टी की क्या पॉलिसी है ये मैं पहले बता देना चाहूँगी। अगर कश्मीर का हिस्सा जो इस वक्त हिंदुस्तान में है गिना जाता है, अगर तो वो वाकई हिंदुस्तान का है तो फौज को वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए। अगर कश्मीर हमारा नहीं है तो हिंदुस्तानी फौज को वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों को हमें घुस के नहीं मारना चाहिए। First things first, army has to be out of Kashmir, and army has to be out not just from Kashmir. Kashmir has been highlighted.
I'm thankful that it has been highlighted and that the world community is talking about it. लेकिन उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आर्मी आउट है, झारखंड छत्तीसगढ़ में आर्मी है, आर्म फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट है, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मणिपुर में आर्म फोर्सेस रेगुलेशन एक्ट है. फौज को कोई भी हक हासिल है. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी मणिपुर की, जो अगर कश्मीर से आए हुए कोई कॉमरेड हैं तो वो समझेंगे क्या है. एक लड़का जिसको मणिपुर से उसके माँ बाप ने 3-4 साल पहले भेज दिया था कि भाई तुम वहाँ रहो, यहाँ तो जवानों के लिए ख़तरा है, दिल्ली में रहो. वो 4 साल बाद घर वापस गया और अपने स्कूल के दोस्तों से बहुत सालों बाद मिल रहा था. तो उन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग एक छोटा सा ऐसे फ्रेंडली सा फुटबॉल मैच खेलते हैं. तो इकट्ठे हुए वो लोग, जो उसने बताया बाद में कि हम लोग टीम्स भी पूरी नहीं थी, इतने कम बच्चे थे और वो लोग खेल रहे थे. अचानक there is the sound of guns going off. All these boys have been taught to fall flat on their face. They do. I get up. Nobody else does. That is what is happening. If it is a democracy, if India is a democracy, I know I'm called anti-national several times. और आज ये गाली की तरह नहीं लगता. इंसाफ की बात करना अगर एंटी नेशनल है तो ज़रूर मैं एंटी नेशनल हूँ. 1/3 हिंदुस्तान में फौज क्यों निकली हुई है अगर इंडिया डेमोक्रेसी है, सही मानों में डेमोक्रेसी है. ये सारी लड़ाइयाँ जो हम लड़ रहे हैं, जो सूरत बन रही है, जीत ज़रूर होगी. जिस तरह के कोलिशंस फॉर्म हो रहे हैं, ट्रेन में चलते हुए जिस तरह की बातचीत आप करते हैं, मुझे ये तरबियत है कि भाई सबसे लोएस्ट क्लास में ट्रैवल करो और फिर आसपास के लोगों से बातचीत शुरू कर दो. उनकी बातचीत से जो लगता है वो ये कि वो लोग नहीं चाहते कि फिर से मोदी आए. वी होप दैट इज़ व्हाट वुड हैपन. फियर इज़ जब ये लोग हार जाएंगे 3 साल बाद, और हारेंगे ज़रूर, will they go away quietly? That is the fear from the fascist forces. Always. क्या वो चुपचाप चले जाएंगे? क्या वो मान लेंगे कि हाँ हमारी हार हुई है, लोगों ने हमें, आम आदमी ने हमें रिजेक्ट कर दिया है तो हमें चले जाना चाहिए? We have to be prepared for that eventuality. लड़ाई दरअसल उस वक्त शुरू होगी. लड़ाई उस वक्त हारी या जीती जाएगी. Yes, it is a possibility that the left might go down. But believe me, the left would go down fighting. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो एक ट्रेडिशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, दैट वाज द स्टोरी ऑफ वन चैप्टर ऑफ दैट स्टोरी. और जो मजलूम हैं उनके साथ आवाज़ मिलाना और उनके साथ खड़े होना और उनके हकूक़ के लिए खड़े होना, मेरे ख्याल में यही ही ईमान है, यही ही मज़हब है, यही ही इंसानियत है. और बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहिबा ने आज ये बात बयान की. ये पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ये किसी एक पार्टी की या किसी की नहीं है. जो मैंने इसमें से जो बहुत अहम नुक्ता निकाला कि मिनॉरिटीज़ की बात नहीं, ये सब लोगों की बात होगी, आम आदमी की बात होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग दैट मच अटेंशन. सवाल जवाब के लिए सेशन ओपन है. ओके. Thank you so much for such an amazing talk. I was very moved. I mean, you don't get to hear what's happening in the Indian subcontinent at this in-depth, this sort of perspective. So I really appreciated you actually putting light in things that we rarely ever hear about. You talked about nationalism. You know, when you compare it to something as common as cancer, you know, cell division is very important for us to have a healthy organism. But when cell division becomes proliferant to a point that it's uncontrollable, it becomes malignant, it becomes a cancer. Just like that, nationalism is important for our country's growth.
civic nationalism is important, but when it results in political violence, when it becomes militant nationalism, it results in what you're talking about. One of the things that we're trying to promote here in Calgary is an answer to nationalism, and that's called global citizenship, where what we talk about is we don't just think about the country as we are people of that country, we're Indians or we're Canadians or we're Pakistanis, but we transcend that. And we think about, whatever is happening to the people who's next door to you, in the country next to you, or in the country far away from you, affects you directly in the country that you're living in. You become a global citizen. You don't surround yourself but just by your national boundaries. Maybe that's something that you can also talk about in India by transcending the borders of nationalism and becoming a global citizen. Maybe then you won't be seen as somebody who's an anti-nationalist, but somebody who's bringing ideas that are progressive to the entire world, that is beneficial to the entire world, not just to India. Thank you. Can I have one or two questions together and then answer them in one go? Kanhaiya Kumar, in his speeches, has advocated that the whole opposition should come together, and right. He seems to invite the Congress as well. But is the Congress a reliable partner in the fight against the right-wing forces there, especially keeping in view its past pandering to sort of soft side of Hindutva, and also what it has done in that case of Maharashtra Assembly, in which one of the OAC guys had refused to say Bharat Mata Ki Jai, and the resolution is moved by the Congress MLA. Do you view Congress as a reliable partner in this fight? No, Congress is, I'll come to you. Congress is not a reliable partner. Congress is lesser of the two evils. That is why we are going with them. We know that they're not reliable, and a young comrade said in the morning after this Red FM discussion that don't you think they would take you to the precipice and then leave you there? So yes, that is quite a possibility that they can use us. They might, but at the moment it is Andome Kana Raja. Not having a strong base ourselves, it is important that we align with others and hope to work on a premise that maximum unity, minimum program. So if they stick to the minimum program, then I think we should go with it, because it is more important to stop the Sangh Parivar at the moment. Internationalism की जो आप बात कर रही हैं, वो तो बेसिकली मार्क्सिज्म का बुनियादी एक मुद्दा है, and that is what we aim for, that people should, and we have been talking about it, and that is why that also invites the condemnation of being anti-national, because we have been talking about giving, allowing the people to move through SAARC, at least begin there without a visa, for example. So what EU has done, but that is not acceptable, and it is seen as that we are inviting terrorists from Bangladesh and Pakistan, and also sort of allowing and everybody, all of them, Bangladeshis and Pakistanis, are of course so unhappy with in their own country that they would rush to India if that happened. But yes, we are trying to promote that kind of I would not call it globalization, but yes, international. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਤੋੜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ असली साढ़े को आगे की होना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि if BJP is hard हिंदुत्व, then Congress is soft हिंदुत्व. So there is, as Comrade has pointed out, okay, there is really nothing much to choose between them. लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा रिलाय ना करके
और ये कोशिश करके कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा CPI CPM और इवन ML के इतने लोग हों और दूसरे जो इस तरह के लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, वो लोग हों और उनकी एक कोलिशन हो जो अगर पूरी तरह से इनको हरा नहीं पाते तो कम से कम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आए, और अगर फिर कांग्रेस और इसकी एक सरकार बनती है उसमें भी इतनी तादाद में हो कि कम से कम अपनी बात इस लेवल पर मनवा सकें कि ऐसी घटनाएं कम से कम हों। ये कोशिश ही है और ये एक कंजेक्चर है, इसके बारे में कोई गारंटी देके मेरे ख्याल से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। एंड यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से पूरी तरह से आगाह हैं कि पूरी तरह से एतबार नहीं किया जा सकता कांग्रेस का। I just have a simple question. What percentage of Indian population is with Modi? Sorry? How many people are happy with Modi? How many people are there with Modi? Yes. I think the election results was 31% that brought Modi to power, and that is what has made us realize that if 69% people didn't want him, the voters, they didn't want him, then we should be considering alliance and coalitions and one might call it deals, election deals. You very briefly mentioned about MNCs going for cheap labor. They actually, look for cheap labor all over the world. But I could not really get the right impression. Are you opposing that? Are you in favor of that? And if you oppose that idea of going for the cheapest labor, what's bad about it? Is not that a win-win for both of us? If they are being exploited, no, it's not a win-win situation. I don't want that MNC should not come to South Asia. I want them to come. Globalization is a phenomenon that we cannot wish away. I mean, it's not something that we can say कि जाओ हम मानते ही नहीं ग्लोबलाइजेशन क्या है। MNCs तो आते रहेंगे और हमें अपने वर्कर्स को, क्योंकि ये अब इस वक्त सारे मुल्कों में जो सार्क के हैं उनमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, और उसी वर्कर ने वोट दिया है उनको, जो वर्कर जाकर के इन MNCs में काम करेगा। तो सरकार क्या इतना नहीं कर सकती कि उसके थोड़े से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे? तो आपका आइडिया है कि मिनिमम वेजेस रीजन में होने चाहिए? रीजन में होने चाहिए, बैठिए बात कीजिए उस पर। जी बिल्कुल। क्यों? अब मेरे लिए सार्क में अगर पाकिस्तानी वर्कर भी एक्सप्लॉइटेड हो रहा है या बांग्लादेशी भी, तो वो भी एक्सप्लॉइटेशन है। जी आपने दो इश्यूज उठाए, एक तो वर्कर्स का इशू है जो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म का मेन है, दूसरा पावर शेयरिंग का है। आपकी पार्टियों ने कांग्रेस के साथ प्रॉपर पावर शेयरिंग की काफी समय, उस समय भी टॉलरेंस इनटॉलरेंस थी उधर, माइनॉरिटीज का उस वक्त क्या हाल था। क्या ये जो इशू अब लेकर आ रहे हैं मोदी को हटाने का, कहीं ना कहीं फिर पावर शेयरिंग की बात भी लगती है कि यू जस्ट वांट टू कम अलोंग विद इट अगेन इन अ पावर विद द कांग्रेस गवर्नमेंट। जब आपके पास पावर थी कांग्रेस के साथ, तब आपने उन मिनॉरिटी के लिए क्या अचीव किया, उन वर्कर्स के लिए क्या अचीव किया? What have those parties done when they were enjoying the power sharing? And what will change now if you again get to power share with the Congress? One thing is that we were in power with the Congress government for a very short time, and what happened was that Comrade Karar, I think before going to the masses and discussing the nuclear deal with people, and I stand with this, that people have to know everything. There can be no diktats from the sky. He decided to withdraw the support, and but in that time there were two important things that were done. One was that minimum wage was hiked to almost double. That was one contribution that we can very, I think happily, it was, if you view it today, you will not find it a big hike, but it was almost doubled in one go. That was one thing that was achieved, and Congress, because it wanted to be pro-people, wanted to give the image of being pro-people, supported this, and it came into being and has continued.
like that. Second thing was the formation of NREGA, in which most of our comrades, CPM and CPI included, participated in the long march, which was demanding that जिसका स्लोगन था अगेन स्लोगन हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो. तो उसको बहुत जो बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट्स हैं उन लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि दिस विल बी अ परमानेंट ड्रेन ऑन द नेशनल रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी इसको मनवाया गया और आज ये हालत है कि उसको सिवाय ट्राइबल बेल्ट्स के हर जगह से विड्रॉ कर लिया गया है. अगेन हम लोगों ने सीपीएम ने एक मिल करके ये की है, सर्वे किया है कुछ स्टेट्स का, और वहाँ से रिजल्ट ये मिला है कि जैसे ही नरेगा का काम मिलना शुरू हो रहा था अनस्किल्ड लेबर को रूरल एरियाज में, वो फौरन अपने बच्चे को स्कूल में डाल दे रहे थे ना. स्कूल में अगर बच्चे को डाल दिया और वो 10वीं तक पढ़ गया तो वो अनस्किल्ड लेबर फिर नहीं रह जाएगा और वो ये लेबर नहीं डिमांड करेगा कि ये इस तरह का काम उसको दिया जाए. तो ये बिल्कुल झूठ बात है जो समझाई गई सरकार को कि आप नरेगा को बंद कर लीजिए और विड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज. It would not have been a national drain. It would have helped the resources to multiply.